आवाज आ रही है? लेक्चर नंबर 28। 27 दिनों का साथ हमारा ख़त्म होने को है। आज 28वां दिन शुरू हो चुका है और आप हजरात रोज़ाना का रोज़ाना याद करके लिख भी रहे हैं और हर चैप्टरों के एंड पे निदामत के आंसू बहाने की बजाय खुशी में घर वालों को बता रहे हैं कि ये चैप्टर मैंने साथ साथ याद किया। अम्मी मेरे से बेशक सुन लें आप, ये जज्बा चलाता है बंदे को। ओके, पेज 55। हमारी बात चल रही थी एसोसिएट्स पर। हमने जाते जाते पढ़ा था कि एक पार्टनर अगर अकेला पार्टनरशिप फर्म में 50 या उससे ऊपर परसेंटेज ओन कर ले तो वो पार्टनर और एओपी आपस में एसोसिएट होंगे। पार्टनर नेचुरल पर्सन होगा, एओपी ऑब्वियसली आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी ये नेचुरल तो नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म की एक फर्म के नाम से एग्जिस्टेंस तो है ना। फिर इसके बाद मोहतरम हमने पढ़ा था कि जरूरी नहीं कि कोई बंदा अकेला पार्टनरशिप फर्म में शेयर ओन करे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा अपनी बीवी को मिला के 50 या उससे ऊपर शेयर ओन कर ले। तो अगर कोई बंदा अपनी बीवी को मिला के 50 या उससे ऊपर शेयर ओन कर लेता है तो फिर भी ये आपस में क्या बन जाएंगे? एसोसिएट। अब तीन रिलेशन जहां बनेंगे, रशीद और पार्टनरशिप फर्म भी एसोसिएट है, बानो और पार्टनरशिप फर्म भी एसोसिएट है, और रशीद और बानो तो मशहूर जमाना मियां बीवी होने की वजह से क्या है? एसोसिएट है। अब पॉइंट डी, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रस्ट एंड एनी पर्सन हु बेनिफिट अंडर ट्रस्ट। एक दफा हमने ट्रस्ट की डायग्राम सी बनाई थी चैप्टर 4 में। कुछ लोग होते हैं ट्रस्ट में पैसा डालते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, तो ये आपस में सारे क्या हैं? एसोसिएट। बस इससे ज़्यादा कोई इसकी सिग्निफिकेंस नहीं। पॉइंट ई, पॉइंट ई की एग्जांपल सामने मैंने आपके शो की है। एक है कंपनी, दैट इज कंपनी ए। कंपनी ए में चीमा के कितने परसेंट शेयर्स हैं? 60%। और टिंकू के 40%। ये एओपी और एओपी और पार्टनर हैं या कंपनी और शेयर होल्डर हैं? कंपनी और शेयर होल्डर। कल हमने किसकी बात की थी? एओपी और पार्टनर की। और आज हम किसकी बात कर रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं फिजिकल वाले हजरात ये लेक्चर जो है वो आज ही के दिन थर्सडे को ले रहे हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये राइज होगा कि कौन बंदा, कौन सा शेयर होल्डर कंपनी को कंट्रोल करे? चीमा कंट्रोल करे या टिंकू कंट्रोल करे? चीमा, क्योंकि चीमे की चलेगी, क्योंकि चीमे के पास कितने परसेंट हिस्सा है कंपनी का? 50%। तो जवाब बता दें इस सवाल का, आंसर मेरा क्या बनेगा? आंसर कौन कौन आपस में एसोसिएट हैं? नहीं, चीमा नहीं, मिस्टर चीमा। मिस्टर चीमा एंड कंपनी ए आर आपस में एसोसिएट्स। डन। तो ये एसोसिएट हैं, ये एसोसिएट नहीं है। ये कौन सा पॉइंट हमारा अब शुरू हो गया? ई फॉर हाथी। चलें जी, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। एम आई राइट? नो, आई एम नॉट राइट। ओके, चलें अब आ जाएं। Why are you taking so much time sitting in house, guy? Hurry up. You can pause. Point E.
अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी यानी चीमा एंड द कीमा, नहीं सॉरी, चीमा एंड द कंपनी ए, चीमा एंड द कंपनी ए थी ना, चीमा एंड द कंपनी ए, वेयर द चीमा इधर अकेला कंट्रोल्स आधा या ज्यादा वोटिंग पावर, वेयर द चीमा इधर अकेला कंट्रोल आधा या ज्यादा राइट टू डिविडेंड, वेयर द चीमा इधर अकेला कंट्रोल आधा या ज्यादा राइट टू कैपिटल। ये तीन चीजें क्या हैं? वोटिंग पावर, राइट टू डिविडेंड, राइट टू कैपिटल। राइट टू कैपिटल होता है कि कारोबार शुरू हुआ था, करोड़ रुपया डाला, उसमें से 60 लाख चीमा लाया, फिर साल के एंड पे प्रॉफिट आया लाख रुपया, लाख में से 60,000 चीमा ले गया, इसे कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड को प्रॉफिट मानना कहते हैं। और जब वोट डालने की बारी आई तो 100 में से 60 वोट चीमा डाल सकता है। तो तीनों चीजें पाकिस्तान के रूल के तहत बराबरी होती हैं, यानी जिसके जितने शेयर हो उतना ही डिविडेंड लेके जाता है और जिसके जितने शेयर हो उतनी उसकी वोटिंग पावर होती है। तीनों चीजें पाकिस्तान में बराबर होती हैं। तो लेकिन लॉ मेकर ने और लिखा हुआ है दरमियान में, कहता है ये 50 या उससे ऊपर निकल जाए, या ये 50 या उससे ऊपर निकल जाए, या ये 50 या उससे ऊपर निकल जाए। तो एक बंदा अकेला कंपनी के अंदर 50 या उससे ऊपर शेयर ओन कर ले, 50 या उससे ऊपर प्रॉफिट का कमाने लग जाए, या 50 या उससे ऊपर वोट डाल सके, तो वो कंपनी और वो बंदा आपस में क्या बन जाएंगे? एसोसिएट। अच्छा, ये जरूरी नहीं है वो बंदा अकेला ही हो, टुगेदर विद बीवी हो सकता है वो मिस्टर ए अकेला ओन, चीमा अकेला ओन ना कराओ तो चीमा की बीवी भी साथ तो चीमा की बीवी भी हो सकता है साथ मिलके दोनों 50 से ऊपर निकल जाए, तो फिर भी हो सकता है। और बीवियां चीमियां। अच्छा, तो सॉरी, आई डू नॉट टेक माई वर्ड्स बैक। अच्छा, सॉरी, कंट्रोल इधर, घर में तो कोई नहीं साथ बैठा हुआ लेक्चर सुना, कंट्रोल इधर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरपोज्ड पर्सन। अब ये इंटरपोज्ड पर्सन क्या होता है, इसको जरा समझते हैं। इंटरपोज्ड पर्सन क्या होता है? अच्छा जी, एक कंपनी है बाटा, देखें जूतों की तरफ अपने, एक कंपनी है बाटा, इसके 3 शेयर होल्डर हैं, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। ए ने कितने शेयर ओन किए हैं? 48%, बी ने 30%, सी ने 22%। ए बी के पास गया और ए ने बी से कहा मोहतरम मुझे थोड़े से शेयर चाहिए। बी ने कहा भाईजान आपको शेयर तो मिल जाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने आपको शेयर दे दिए तो आपने बी और सी के ऊपर चढ़ाई शुरू कर देनी है और आपके 50% से ऊपर शेयर निकल जाने हैं और बी और सी का कुछ भी नहीं बचना, और सी का तो चीमे का वैसे ही कीमा बन जाना है। तो मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, सारे माशाल्लाह अच्छी बरादरियों के हैं, सारे चीमे भी अच्छे हैं, सारे पराचे भी अच्छे हैं, सारे गुजर भी अच्छे हैं, ये बात अपनी जगह है। वैसी बात मुंह से कर रहा हूँ तो किसी और साइड पे ना ले जाया करें। अच्छा, कौन अच्छे हैं? और राजपूत भी अच्छे हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें, अब मिस्टर ए की कोशिश है कि मैं किसी तरह 2-4% शेयर ले लूं ताकि मेरी कंपनी में चले, क्योंकि अगर ए के पास 51% शेयर आ जाते हैं, 52, 53 आ जाते हैं, तो जब भी बात चलेगी तो फिर ए की बात ऊपर होगी। समझ आ गई इस बात की? तो बी और सी से इसने रिक्वेस्ट की कि मुझे शेयर बेचो, बी और सी ने शेयर नहीं बेचे। इसने एक बंदा डाला बीच में, ए ने, जिसका नाम था मिस्टर डंकी। मिस्टर डंकी को इसने रिक्वेस्ट की कि डंकी तू हिम्मत कर जाके सी को बातों में लगा और इससे शेयर खरीद। अब डंकी को तो नहीं पता था ये बंदा एक आए, तो मिस्टर सी ने अपने 4% शेयर बेच दिए मिस्टर डी को। तो मिस्टर सी के पास से 4% शेयर माइनस हो गए और मिस्टर डी के पास 4% शेयर प्लस हो गए। अब मिस्टर सी के पास सिर्फ कितने % शेयर रह गए हैं? 18%। अब आप मुझे बताएं, ये डी ने जो बंदा डाला है बीच में, इसको मैं कहूंगा 2 नंबर बंदा। कौन सा बंदा? 2 नंबर बंदा। 2 नंबर बंदा पता है आपको, यह बताने की जरूरत है? नहीं पता। 2 नंबर बंदा होता है खराब बंदा, इसको पैसे देके, रिश्वत देके इन्हें साथ में लाया।
तो ए खुद ओन कर रहा है या बंदे को डाल के 50 से ऊपर पहुंच गया है? बंदे को डाल के 50 से ऊपर पहुंच गया है। अब ऐसी सूरत में भाईजान ए और कंपनी बाटा आपस में क्या बन जाएंगे? एसोसिएट। ये तो एसोसिएट नहीं है, ये भी नहीं है, डी की भी नहीं चल रही असल में। डी को तो मिस्टर ए थोड़ी थोड़ी देर बाद रिश्वत भेजता रहता है कि यार जो मैंने कहना है वही तूने कहना है, लेकिन बी और सी को शायद ये बात नहीं पता कि हमारे साथ हो क्या गई है। तो डी को क्या कहेंगे? इंटर पोस्ट पर्सन। बोलें जरा, पोज मार के बैठा हुआ है? नहीं 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 नहीं, इंटर पोस्ट पर्सन। ये नोट करेंगे या मैं आऊं आपकी किताबों तक? क्या कह रहे? आज आ ही जाएं। Oh man, you give so daring statements. इंटरपोज का डिक्शनरी में मतलब उर्दू में मुदाखलत करना, यानी मुदाखलत करने के लिए इस बंदे को बीच में डाला है। साजिश कह दो आप। नॉन लाहौरी कितने हैं क्लास में? हाथ खड़ा करें। अच्छा, अब इनमें से कितने लोग कल आएंगे वो हाथ खड़ा करें। ज़बरदस्त यार, एक्सेलेंट जी। उधर से भी ज़बरदस्त, ब्लैक शर्ट, आखिर में कैप पहनी हुई भाई, ज़बरदस्त। हाथ हिला दो, आपने कैप पहनी हुई है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अच्छा आप माइक में बताने लगे हो, बोलो यार। ओ अच्छा, चलो ठीक है, हो गया जी, पढ़ें। अच्छा, इसमें आप कंक्लूजन क्या बनेगा? इसमें जवाब ये बनेगा कि मिस्टर ए और मिस्टर डी भी भाईजान एसोसिएट हैं। ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि डी इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ ए। और एक और भी एसोसिएट है जो असल में मैं आपको बताना चाह रहा था, वो कौन है? कंपनी बाटा एंड मिस्टर ए। कंपनी बाटा और मिस्टर ए भी क्या है? एसोसिएट। डी और बाटा को ना बनाओ, डी और बाटा को छोड़ो परे। ऐसे 4% उसने शेयर ऑन किए हैं। डी और ए तो है ना, वो पहला पॉइंट देखो पर, ये दो एसोसिएट मैंने बनाए हैं। पता हो ना पता हो, बस लॉ मेकर कह रहे हैं अब ये बन गए हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। अच्छा, तो इस पॉइंट को दोबारा पढ़ें आप, पॉइंट ई को। अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी यानी मिस्टर ए, वेयर ही कंट्रोल्स डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरपोज्ड पर्सन। वन डाले हैं या मोर इंटरपोज डाले हैं? वन डाला है। वेयर ए डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरपोज पर्सन। बताएं, डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं या वन और मोर इंटरपोज पर्सन डाल के कंट्रोल कर रहे हैं? कंट्रोल 50 से उससे ऊपर, हाँ 52। ओके, पॉइंट एफ। जी, जरा इसको स्टडी करें, स्ट्रक्चर को। कर लिया? अच्छा जी, मुझे बताएं, कंपनी एक्स और मिस्टर ए एसोसिएट हैं। बताएं 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 जल्दी। कंपनी एक्स और मिस्टर बी, कंपनी एक्स और मिस्टर सी, कंपनी जेड और मिस्टर ए, एम और कंपनी जेड, एल और कंपनी जेड। नो, लेकिन यार ये ए वो ही ए है, ये कोई नया ए नहीं है।
यानी अमजदी है मिसाल के तौर पे। अब मोहतरम इन दोनों कंपनीज को भी हम आपस में एसोसिएट बना देंगे, क्योंकि एक अकेला बंदा दो कंपनियों को चला रहा है, तो वो जब दो कंपनियां भी आपस में जानने वाली बहनें बन गई, तो कंपनी एक्स और कंपनी जेड भी आपस में क्या बन गई, एसोसिएट। लेकिन एक मिनट, पॉइंट ई मैंने आपको पढ़ा दिया था, एफ अभी पढ़ाऊंगा। ई की रोशनी में कौन एसोसिएट है, कंपनी एक्स और मिस्टर ए। ई पॉइंट जो भी पढ़ के आए हैं हम, जिसमें हमने कंपनी और शेयर होल्डर को आपस में एसोसिएट बनाया है, और कंपनी जेड और मिस्टर ए, ये किस पॉइंट के तहत एसोसिएट बन गए। अभी मैं नया पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा एफ, इसमें मैं किसको एसोसिएट बनाऊंगा, कंपनी एक्स और कंपनी जेड को। क्लियर, अब नोट कर लें। अच्छा ये देखें, पॉइंट ई क्या करता है, ये मैं अपवर्ड और डाउनवर्ड चल रहा हूं, कंपनी एक्स और ए को एसोसिएट बनाता है। पॉइंट ई क्या करता है, कंपनी जेड और कंपनी ए को एसोसिएट बनाता है। और पॉइंट एफ आमने सामने वाली कंपनीज को भी क्या बना देता है, एसोसिएट। अगर एक अकेला बंदा दोनों में 50 या उससे ऊपर ऑन करे, इसके लिए इस बंदे का सेम होना जरूरी है, मिस्टर ए का। पढ़ें, टू कंपनीज, दो कंपनीज आपस में क्या होंगी, एसोसिएट। वेयर अ पर्सन, मिस्टर ए था, वेयर अ पर्सन इधर अकेला कंट्रोल आधा या ज्यादा ऑफ द वोटिंग पावर इन बोथ कंपनीज। वेयर अ पर्सन इधर अकेला कंट्रोल आधा या ज्यादा ऑफ द राइट टू डिविडेंड इन बोथ कंपनीज। वेयर अ पर्सन इधर अकेला कंट्रोल आधा या ज्यादा ऑफ द राइट टू कैपिटल इन बोथ कंपनीज। दोनों कंपनीज में ये शर्त है। तो ये दो कंपनीज आपस में क्या बन जाएंगी, एसोसिएट। और ये जरूरी नहीं है कि ये अकेला हो सकता है अपनी बीवी के साथ मिलकर शेयर ऑन कर रहा हो, टुगेदर विद बीवी और बीवियां, बीवी के साथ मिलकर शेयर ऑन कर रहा हो, बच्चे भी हो सकते हैं एसोसिएट में। और हो सकता है ये कंट्रोल डायरेक्टली कर रहा हो, या हो सकता है क्या डाल के कर रहा हो, बीच में इंटरपोज पर्सन डाल के कंट्रोल कर रहा हो। दे ऑल विल बी कंसिडर्ड एज बोले एसोसिएट्स। अगले सफे पे आए, पॉइंट 5। ईद करीब आ रही है तो रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी ईद के पास कोई ऑनलाइन वाले जो लेक्चर सुन रहे हैं। अच्छा, तो ईद करीब आ रही है तो ये रिलेटिव्स की डेफिनेशन जरा देख लेते हैं। हमारी डिस्कशन का महवर है एक लड़का
जिसके हैं ये अब्बू, इस लड़के के ये दादा हैं, और इस लड़के के ये पड़ दादा हैं, और इस लड़के के ये लक्कड़ दादा है, स्काई ब्लू। तो ये इनको कहते हैं एनसेस्टर्स। बोलें क्या कहते हैं? एनसेस्टर्स। ये इस लड़के के चचा हैं, अब्बू के सामने ही खड़े करूंगा ना मैं। ये इस लड़के के चचा हैं और ये इस लड़के के ताया हैं, और ये इस लड़के का कजन है। जबरदस्त, सही है, आप तो सही पहुंचे हैं। और ये इस लड़के का कजन है, ये इस लड़के का कजन है। क्लियर? तो लॉ मेकर कहता है मेरी नजर में ये सारे रिलेटिव हैं। मेरी नजर में ये सारे क्या हैं? रिलेटिव हैं। सबसे ईद में गले मिलने हैं, सारे रिलेटिव हैं। परदादा से गले मिलने के लिए शायद आपको, अच्छा वापस आ जाएं। रिलेटिव इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल मीन्स, रिलेटिव इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल, पहली तो बात है कहता है रिलेटिव इंडिविजुअल के होते हैं। अगर आप ये कहो कि कंपनीज के रिलेटिव होते हैं, यानी पीटीसीएल ने यूफोन से शादी कर ली तो नेस्ले पैदा हुई, तो ये बोंगी है कहता है। मैंने कहा था लेक्चर इधर से ही लेके जाएं सारे। तो रिलेटिव्स किसके होते हैं? बोले सिर्फ इंडिविजुअल्स के होते हैं। एओपीज के रिलेटिव्स, कंपनीज के रिलेटिव्स नहीं होते। रिलेटिव्स इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल मींस एन एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स कौन से वाले हो गए? ये वाले एंसेस्टर्स भी कवर हो गए रिलेटिव्स में। डिसेंडेंट ऑफ ग्रैंड पेरेंट, ये जरा समझिएगा भाईजान, ये पेरेंट है, ये ग्रैंड पेरेंट है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ये ग्रैंड पेरेंट है। डिसेंडेंट ऑफ ग्रैंड पेरेंट ये होंगे, चचा का बेटा नहीं होगा, चचे के बेटे का बेटा भी होगा, ये डिसेंडेंट ऑफ ग्रैंड पेरेंट है। ये ग्रैंड पेरेंट है और ये डिसेंडेंट ऑफ ग्रैंड पेरेंट। और मुझे ये लाइन क्लोज नहीं करनी चाहिए क्योंकि डिसेंडेंट ऑफ ग्रैंड पेरेंट तो आते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये डिसेंडेंट ऑफ ग्रैंड पेरेंट, ये सारे भी हमारे क्या हैं? रिलेटिव। सब्जेक्ट मैटर कौन है? लड़का, जिसके लड़के की बात हो रही है। इस लड़के ने कोई बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है तो ये भी इस लड़के का क्या है? रिलेटिव है। या इस लड़के की बीवी ने कोई बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है तो ये भी इस लड़के का रिलेटिव है। अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल और ऑफ द बीवी ऑफ द इंडिविजुअल। और अब भाईजान यहां तक एक सवाल जहन में आया कि रोने की आवाज आपको आ रही होगी, बानो रो रही है कि मुझे क्यों नहीं रिलेटिव बनाया। ना तो मैं, बानो कहती है, ना तो मैं इंसेस्टर हूं तुम्हारी, बानो बीवी है इस लड़के की, ना मैं तुम्हारी कजन हूं कि डिसेंडेंट ऑफ एनी ग्रैंड पेरेंट में गिर जाऊं, और ना मैं अडॉप्टेड चाइल्ड हूं, मैं तो तुम्हारी बीवी हूं। तो लॉ मेकर ने इस बात को एक्नॉलेज किया और बीवी को कहा तुम्हारे लिए सिर्फ एक अलग पॉइंट है, अब्बू और अम्मी के लिए अलग पॉइंट नहीं बनाया, और बीवी के लिए लॉ मेकर ने इतना जज्बाती हो गया अलग पॉइंट बना दिया। कहते हैं तुम्हारी बीवी, कहते हैं इस लाइन के साथ मैं और कुछ नहीं जोड़ूंगा, तुम्हारी बीवी। तुम्हारी क्या है? रिश्तेदार। रिश्तेदार, बड़ी बात बताई, तुम्हारी बीवी तुम्हारी क्या है? रिश्तेदार। तो सिर्फ बीवी के लिए एक अलग पॉइंट आया है पूरा लॉ में। बीवी के लिए ये वाला बुलेट आपने यूज करना है। क्लियर हो गया? नहीं, बुलेट से मुराद बुलेट पॉइंट्स में कह रहा हूं। अच्छा, अ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। और भाईजान इन सब की बीवियां, इन सब की बीवियां, और स्पाउस ऑफ द एनी ऑफ द पर्सन स्पेसिफाइड इन अबव पॉइंट ए वाले सब लोगों की बीवियां भी इस बंदे की रिलेटिव हैं। क्लियर? तो इसकी बीवी के लिए अलग पॉइंट आया और सबकी बीवियों के लिए एक अलग पॉइंट आ गया जिसमें सबकी बीवियां कवर हो गई। वो इसकी क्या बन गई? रिश्तेदार, रिलेटिव बन गई। और अब आप इस मिसाल को जाके चेंज कर सकते हैं घर में, और अगर आप इस मिसाल को जाके चेंज करेंगे ताकि अम्मी खुश हो जाएं तो उसमें भी कोई मसला नहीं। यानी इधर लड़का है तो इधर आप लिख दीजिएगा अम्मी, तो ठीक है। इधर आप नाना लिख दीजिएगा, इधर आप पढ़ नाना लिख दीजिएगा, और इधर आप जो है वो खाला लिख दीजिएगा मिसाल के तौर पे, इधर आप जो है वो मामू लिख दीजिएगा, एंड सो ऑन। ये मिसाल भी सही है, कोई मसला नहीं। तो जो जो मिसाल आपको पसंद हो
अबू अबू बैठे हों तो उस एतबार से मिसाल बना लीजिएगा, अम्मी बैठी हों तो उस एतबार से मिसाल बना लीजिएगा। और इधर लड़के की बजाय अगर आपने लड़की लिख दिया तो बस ठीक है, इधर अबू उसी तरह लिखकर रहने दें, दादा उसी तरह लिखकर रहने दें, जैसे मर्जी मिसाल बनाइएगा, बस ये रिलेटिव होंगे सारे। तेरा काफ किधर गया है? क्लियर? तो ये किसकी डेफिनेशन है जी? रिलेटिव्स की। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसको आपने ना बड़े मजे ले लेके जो है एंजॉय करना है। ये इफ्तारी के बाद आपने पॉइंट पढ़ना है। ये जो घर में लेक्चर ले रहे हैं ये ना, ये बड़ा मजे का पॉइंट है, एंजॉय कर करके ना बड़े मजे से आपने पढ़ना है। इस पॉइंट के पढ़ते हुए ना यू विल बी इन हेवंस। सेक्शन 85 का पॉइंट 3 पिछले 55 नंबर सफ़े पे कहता है कि फॉलोइंग शेल बी ट्रीटेड एसोसिएट अ रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल। रिश्तेदार आपस में क्या है? एसोसिएट है। लेकिन जब हम पेज 55 को खत्म करके पेज 56 की तरफ जाते हैं तो पेज 56 आगे बढ़ के चपेट मारता है और पेज 56 चपेट मार के कहता है कि रिलेटिव्स आर नॉट एसोसिएट्स। दीवाना हो गया तू? पागल हो गया? क्या हो गया तुझे? डीओजी ने काटे? क्या हो गया? खुदा का खौफ कर, ऐसी बातें कर रहे हैं। पेज 55 क्या कह रहे हैं? रिलेटिव्स आपस में क्या है रे? एसोसिएट हैं। पेज 56 क्या कह रहा? रिलेटिव्स शैल नॉट बी एसोसिएट। थोड़ी देर के लिए सर पकड़ के हेड डाउन करके घरों में बैठ जाए ऐसे। इतनी देर बैठेंगे कि घर वाला आके पूछे क्या हुआ है, और अगर घर वाला आ गया तो आप उसको बताएं कि पिछले सफे पे लिखा हुआ है कि रिलेटिव एसोसिएट और इस सफे पे लिखा हुआ है रिलेटिव एसोसिएट नहीं है, मुझे आपने सीए में क्यों डाला? अच्छा, तो पॉइंट 4 क्या कह रहे जी? रिलेटिव आपस में एसोसिएट नहीं है। असल में भाईजान, असल में ना रिलेटिव एसोसिएट होते हैं, ये पुराने ज़माने की बात है, ये पेज 55 की बात कर रहा हूँ। रिलेटिव एसोसिएट होते हैं, रिलेटिव जानने वाले होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ना और ज़माने ने तरक्की की, तो जैसे जैसे ज़माने ने तरक्की की वैसे वैसे जो है ना वो लाल खून थोड़ा हो गया और सफ़ेद ज़्यादा हो गया। तो खून रिश्तेदारों के क्या होते गए ज़माना गुजरने के साथ साथ? सफ़ेद। टीका भी लगाएं तो सफ़ेद खून निकलता है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा लोगों के खून क्या होते रहे? सफ़ेद। तो लॉ मेकर ने अक्सर जगह देखा कि बेटा इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अब्बू। तो बेटे ने चचा की कहाँ माननी है, और चचे के बेटे को तो लिफ्ट भी नहीं कराता ये। तो लॉ मेकर ने ये जब लोगों के अंदर ये सफ़ेदी देखी ना फैलती हुई, तो लॉ मेकर ने कहा ये हालात बड़े बुरे हो गए हैं। पेज 55 पे जो मैंने बात की थी ना कि रिलेटिव्स आपस में क्या होते हैं? एसोसिएट। और वन इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ अदर। कहते हैं ये अल्फाज मैं सबके सामने सड़क पे खड़े होकर वापस ले रहा हूं अपने। कहते हैं माजरत, मैं पता नहीं किस जमाने की बात कर रहा था। रिलेटिव्स शैल नॉट बी एसोसिएट। अगर आप कमिश्नर को मुतमईन कर दो कि खानदान में इतनी फूट पड़ी हुई है कि कोई किसी की बात नहीं मान रहा, अगर आप कमिश्नर को घर की एक लड़ाई की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवा दो तो ये उसके लिए काफी होगी आपके साबित करने के लिए। जाहिर बात है आप साबित तो इसी तरह करेंगे ना, ये तो नहीं हो रही है कि लड़ाई होगी तो कमिश्नर को बुलाएंगे, याद रहा आ जा। तो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग उसको सुनवा दो कि भाईजान ये जो रिकॉर्डिंग है ये मेरे ही दाएं बाएं वालों में उन्हीं की आवाज़ें, हम क्या बताऊं किस किस की आवाज़ें हैं ये। चचा जज्बाती हो गए थे, ताया फिर अब्बू ने आ गए, तो ये उन्हीं की आवाज़ें हैं। तो अगर आप कमिश्नर को ऐसी बात साबित कर दें कि आपके खानदान में बातें लोग नहीं मान रहे, तो फिर आप रिलेटिव होने के बावजूद भी एसोसिएट नहीं है। रिलेटिव जरूर रखिएगा, रिलेटिव हैं, लेकिन रिलेटिव होने के बावजूद भी आप क्या नहीं है? एसोसिएट नहीं है। तो जनरल रूल वैसे यही है जो पेज 55 पे लिखा हुआ है कि रिलेटिव्स आपस में क्या हैं। एक्सेप्शन ये है कि अगर आप कमिश्नर को साबित कर दें कि खानदान वाले एक दूसरे की बातें नहीं मान रहे, तो फिर ऐसी सूरत में कमिश्नर आपसे मुतमईन होकर आपको इजाजत दे देगा और कह देगा अब आप आपस में एसोसिएट नहीं है। क्लियर? ओके। अच्छा, अब ऐसा करें कि इन पिछले पेज 55 वाले ना सारे पॉइंट्स की हेडिंग्स बनाएं। पॉइंट ए में किसको एसोसिएट कहा जा रहा था? रिलेटिव्स को। अच्छा, बी में किसको कहा जा रहा था? पार्टनर्स को।
पॉइंट ए में किनको एसोसिएट कहा जा रहा था? बी में पार्टनर्स को। सी में ना पार्टनर्स को नहीं कहा जा रहा था, पार्टनर एंड एओपी, यानी पार्टनर और उसकी एओपी, सी में इनको एसोसिएट कहा जा रहा था। ई में शेयर होल्डर एंड कंपनी को आपस में एसोसिएट कहा जा रहा था। जैसे पार्टनर और एओपी को एसोसिएट कहा, ऐसे शेयर होल्डर और कंपनी को एसोसिएट कहा। और एफ में कंपनी और कंपनी को आपस में एसोसिएट कहा जा रहा था। एफ में कंपनी और कंपनी को आपस में एसोसिएट कहा जा रहा था। जी मैं बताता हूं। जो बी पॉइंट है ना, बी, वो बात करते हैं कि ये आपस में एसोसिएट हैं या नहीं। और जो सी पॉइंट है ना, वो बताते हैं कि ये और ये आपस में एसोसिएट हैं या नहीं। अच्छा, ये जो दो पॉइंट्स है ना, जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किए हैं, इनकी एक्सेप्शन अवेलेबल है अगले सफे पे, लेकिन ये जो सी डी ई एफ है ना, इनकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये हर हाल में एसोसिएट है। सी डी ई एफ हर हाल में एसोसिएट है, लेकिन जो ए और बी है वो कब एसोसिएट बनेंगे, एक एक्सेप्शन अवेलेबल है अगले सफे पे। वो क्या है उसको पढ़ने से पहले जनरल रूल है, रिलेटिव्स आपस में क्या है, एक्सेप्शन अगले सफे पे ये है कि अगर कमिश्नर को आप साबित कर दें कि कोई किसी की बात नहीं मान रहा, तो फिर ये एसोसिएट। और यही एक्सेप्शन बी के लिए भी है, यही एक्सेप्शन बी के लिए भी है। बी के लिए भी यही एक्सेप्शन है। क्या? मेंबर्स ऑफ एन एओपी शैल नॉट बी एसोसिएट। हालांकि पिछले सफे पे लिखा हुआ था एसोसिएट है, इधर क्या करें, मेंबर्स ऑफ एन एओपी शैल नॉट बी एसोसिएट where the commissioner is mutmain and no one is expected to act in accordance with the intentions of the other। जहां कमिश्नर मुतमईन है कि कोई बंदा किसी की बात नहीं मान रहा, तो मेंबर्स ऑफ एन एओपी भी एसोसिएट नहीं होंगे अगर आप कमिश्नर को मुतमईन कर दें कोई बंदा किसी की बात नहीं मान रहा। तो मोहतरम, ये जो मेरे पॉइंट्स है ना, सी डी ई एफ, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये हमेशा ही एसोसिएट है। ए और बी एसोसिएट तो हैं, लेकिन अगर कमिश्नर को आप साबित कर दें कि बात नहीं मान रहा कोई किसी की, तो फिर आप एसोसिएट नहीं है। अब ऐसे कभी डिटेल में पेपर में सवाल आया तो नहीं, लेकिन अगर कभी पेपर के अंदर सवाल आ जाए कि जी ये आपका रिलेशन है, इसमें बताएं मैक्सिमम पॉसिबल एसोसिएट्स कौन से हैं, तो उसमें आप बता के आएंगे कि मिस्टर ए एंड एक्स एओपी आर एसोसिएट्स। अगली बात आप ये बताएंगे कि नहीं, ये एक बात कवर होगी, इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, मिस्टर ए एंड एक्स एओपी आर एसोसिएट, क्योंकि ये तो ऐसे ऐसे का रिलेशन नहीं है ना, ये तो ऐसे ऐसे का रिलेशन है। तो मिस्टर ए एंड एक्स एओपी आर, इस बात की कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये हैं, जो मर्जी कर लो आप। लेकिन ये और ये आपस में एसोसिएट हैं या नहीं, ये और ये आपस में एसोसिएट हैं या नहीं, और ये आपस में एसोसिएट हैं या नहीं, ये इनको कहते हैं मेंबर्स ऑफ एन एओपी। ये और ये आपस में एसोसिएट हैं या नहीं, इसके बारे में आप पेपर में ये लिख के आएंगे कि ए एंड बी, बी एंड सी, एंड ए एंड सी आर एसोसिएट्स। हाउएवर, if the commissioner is satisfied that no one is acting in accordance with the intentions of other, then these are not associate। असूली तौर पे इधर चार रिलेशन डेवलप हो रहे हैं, चार। एक रिलेशन वो डेवलप हो रहा है जिसे मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, ए और एओपी, ये तो मस्ट क्या है, एसोसिएट है। आगे ए और बी, ए और सी, या बी और सी, इसके बारे में आप लिख के आएंगे कि पार्टनर्स ऑफ एन एओपी आर एसोसिएट्स। हाउएवर, इफ
Commissioner is mutmain that no one is acting in accordance with the intentions of other, then they will not be considered as associate. फिर वो associates नहीं होंगे. Clear? Okay. अब आप ऐसा करें, क्वेश्चन नंबर 5 और 10 और 13 ये जरा कर दें पास पेपर के. 5, 10 और 13. नहीं नहीं नहीं, बस पढ़ लो और देख लो इसमें जवाब में क्या देना है. भाई को जरा कंधे से हिलाएं, उन्हें कि क्वेश्चन 5 पढ़ लें. पढ़ो 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 पढ़ो, फिर देखो भी ना किताब की तरफ. क्वेश्चन 5, स्टेट द सर्कमस्टांसेस. अच्छा जी, स्टेट द सर्कमस्टांसेस व्हेन टू कंपनी शैल बी कंसिडर्ड एज एसोसिएट. तो बताइए जी कौन सा पॉइंट लिख के आएंगे. टू कंपनीज. टू, सवाल देखें ना क्या है. स्टेट द सर्कमस्टांसेस व्हेन टू कंपनीज, बोले 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 बोले, shall be considered as, when टू कंपनीज या शेयर होल्डर इन कंपनी. ये अगर इशारा आपको मेरा समझ नहीं आया तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि वो सवाल क्या पूछ रहे हैं. टू कंपनीज और शेयर होल्डर्स इन कंपनीज. टू कंपनीज, तो टू कंपनीज पे कौन सा पॉइंट लगेगा. एफ. क्लियर. अगला सवाल पढ़ें. कौन सा वाला पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्लेन द टर्म एसोसिएट्स. भाईजान पहले इसका जवाब तो दें. एक्सप्लेन द टर्म एसोसिएट्स. एक्सप्लेन द टर्म एसोसिएट्स. पेज आए 55 पे. पेज 55 पे आके पॉइंट नंबर, बोले 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 बोले, पॉइंट 1. 85 का पॉइंट 1. वाई एक्सप्लेन द टर्म एसोसिएट. 85 का 1. State the circumstances under which a shareholder in a company and the company may be regarded as associates. बताएं. Shareholder in a company and the company may be regarded as associate. बोले 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 बोले. Point number E. Clear? Next.
क्वेश्चन 13 जागे जागे 13 क्वेश्चन 13 जल्दी 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 क्वेश्चन 13 करें। क्वेश्चन 13 के तीनों पॉइंट करें। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिस्क्राइब द फॉलोइंग मीनिंग ऑफ द टर्म एसोसिएट। ये 2 नंबर का आया है। कौन सा पॉइंट? 1। एक्सेलेंट। 85 का 1 लिखें 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 साथ साथ अटेंटिव रहें। 85 का 1 circumstances in which a member of an AOP and AOP may be regarded as associate। member of an AOP and AOP कौन सा पॉइंट? member of an AOP and AOP पॉइंट C। क्लियर? 85 के 3 का C। डन। आगे सिचुएशन इन विच मेंबर ऑफ एन एओपी मे नॉट बी रिगार्डेड एज एसोसिएट। सिचुएशन इन विच मेंबर ऑफ एन एओपी में, वली भाई सीधे होकर बैठे। सिचुएशन अंडर विच मेंबर ऑफ एन एओपी मे नॉट बी रिगार्डेड एज एसोसिएट। वो सिचुएशन बताएं जिसमें ये एसोसिएट नहीं समझे जाएंगे। एक्सेलेंट। 4 पॉइंट। क्लियर? ओके। अच्छा, बस आज एक छोटी सी ये डेफिनेशन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की पढ़ के मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने टैक्स क्रेडिट्स का चैप्टर आपको रिवाइज करवाना है। तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन इसी पेज के ऊपर है, इसको पढ़ लें अटेंटिवली। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं जो हमने कल पढ़ी थी, शायद आपको याद आ रहा हो। मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग और वही सारी चीज़ें हैं। तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या होती है? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग भाईजान एक होती है फैक्ट्री। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या होती है जी? एक फैक्ट्री होती है। फैक्ट्री होने का मतलब यह है कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है वो चीजें बनाएगी। चीजें क्या करेगी? बनाएगी। अब कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो सकती हैं, उनकी तरह पहले मैं लिस्ट आपके सामने एक्सप्लेन करने लगा हूं। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मींस एन अंडरटेकिंग, एक इदारा that is engaged in the manufacturing of goods or materials। कोई पंखे बना रहा है, कोई जो है एसी बना रहा है, कोई व्हाइट बोर्ड बना रहा है, ये सारे के सारे क्या समझे जाएंगे? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, यानी मैन्युफैक्चरर्स। द प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स इन अ वे विच अच्छी खासी चेंजेस देयर ओरिजिनल कंडीशन। चीजों को ऐसे बदलना कि उनकी हालत बदल जाए, ये भी क्या होगा? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। जहाज बनाना भी क्या होगा? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। जनरेट करना, फिर कन्वर्ट करना और भेजना बिजली, जैसे वापडा वाले हैं, ये भी क्या होंगे? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। माइन, कुएं से चीजें निकालना। ऑयल वेल, माइन से चीजें निकालना जैसे कोयला वगैरह, और कुएं से चीजें निकालना, ऑयल निकालना या कोई भी मिनरल डिपॉजिट्स निकालना, ये भी क्या होंगे? बोले इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। नेक्स्ट, अ पर्सन डूइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, a person doing construction of roads, आगे भी चल रहे हैं ना। a person doing construction of bridges and a person doing other such structures। कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई रोड बना रहा है, कोई ब्रिज बना रहा है, ये लोग भी क्या होंगे? इसको कर दें यूजिंग इंपोर्टेड प्लांट। यूजिंग इंपोर्टेड प्लांट, ये यूज कर रहे हैं इंपोर्टेड प्लांट। कौन सा प्लांट? इंपोर्टेड प्लांट। इसको काट के आसान कर लें इंग्लिश, यूजिंग इंपोर्टेड प्लांट। ये मुझे आप सोच के बताएं आप कि ये जो लोग सड़कें बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ये सारे लोग हमारी नजर में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है? ये सिर्फ वो लोग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जो इंपोर्टेड प्लांट यूज कर रहे हैं? आपने अक्सर देखा होगा चाइना की कंपनीज रोड्स बना रही होती हैं, या सी पैक का प्रोजेक्ट है, तो वो इंपोर्टेड प्लांट यूज कर रहे हैं बाहर से मंगवा के। अगर कोई लोकल प्लांट यूज कर रहा है, जिस तरह पाकिस्तान में आप चले जाएं, हर सड़क के ऊपर घर बन रहा होता है। अब जो हर सड़क पे घर बन रहा है
तो वो इंपोर्टेड प्लांट तो यूज नहीं कर रहे। अगर वो कहें मैं बिल्डिंग बना रहा हूं और मुझे भी इंडस्ट्रियल टेकिंग कहो तो उनको इंडस्ट्रियल टेकिंग नहीं कहेंगे। तो जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं, घर बना रहे होते हैं, उनको आपने इंडस्ट्रियल टेकिंग नहीं करना। जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं पाकिस्तान के, उनको आपने इंडस्ट्रियल टेकिंग नहीं करना, अनलेस कि वो क्या यूज कर रहे हो, इंपोर्टेड प्लांट। और ये लॉ की प्रोविजन किस साल आई थी? यकम मई 2020 में आई थी, बस ये लिखा हुआ। उसके बाद रेजिडेंट कंपनी engaged in the hotel business in पाकिस्तान। ऐसी रेजिडेंट कंपनी जो पाकिस्तान, अटेंटिव है आप लोग, स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा। अ रेजिडेंट कंपनी engaged in the hotel business in पाकिस्तान। मुझे बता दें, सड़क के ऊपर जो है बरकत मार्केट में, आप इधर करीब ही है, चले जाएं, 25 होटल आपको मिल जाएंगे तकरीबन। वो सारे के सारे होटल यहां फॉल करेंगे? नहीं, ये होटल कंपनी का ऑन करना जरूरी है। किसका ऑन करना जरूरी है? अंडरलाइन किया आप लोगों ने, अटेंटिव है। तो ये होटल किसका ऑन करना जरूरी है? कंपनी का। तो फिर इस होटल को क्या कहा जाएगा? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जैसे पीटीसीएल, वारे, ये सारी कंपनीज ऑपरेटिंग अंडर लाइसेंस ऑफ पीटीए, जो पीटीए के लाइसेंस के तहत चल रही है। तो आप बता दें, क्रिसेंट कॉलेज इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है? क्या यहां चीजें बन रही हैं? क्या यहां जहाज बन रहे हैं? यार आप खुद हंसे हो। अच्छा, क्या यहां बिजली प्रोड्यूस हो रही है? क्या यहां पे सड़कें बन रही हैं? क्या यहां पर, क्या ये होटल है? क्या ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है? अच्छा, डॉक्टर्स हॉस्पिटल, डॉक्टर्स हॉस्पिटल यहां फॉल करेगा? वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जहाज बनते हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल में बिजली बनती है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर कुआं है जहां से तेल निकलता है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर जो है वो बिल्डिंग्स बन रही हैं। डॉक्टर्स, वो बिल्डिंग तो बन रही होगी, वो कोई दूसरा बना के दे रहा होगा इनको। तो डॉक्टर हॉस्पिटल के कोई होटल है? डॉक्टर हॉस्पिटल कोई पीटीए का अप्रूव्ड इदारा है? बिल्कुल भी नहीं। तो जो चीज भी इनमें फॉल नहीं करेगी वो इंडस्ट्रियल टेकिंग नहीं है। आपके मोहल्ले के अंदर एक जनरल स्टोर है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं चीजें? वो तो खरीद के बेच रहे हैं। क्या वो जहाज बना रहे हैं? नहीं, वो तो चीजें खरीद के बेच रहे हैं। क्लियर? ग्राहकों को जहाज नहीं बना रहा, इसी बात नहीं सोचनी। क्लियर होगी? अच्छा, जुड़वा कितने एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास? 8। 1 2 3 4 5 6 7। लॉ मेकर कहते हैं आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग नहीं हो। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वो होती है जिसमें कम से कम 10 एम्प्लॉयज हो, जिसमें कम से कम, हाँ, अगर आप कहते हैं कि भाईजान हमारे पास जो है वो 100 एम्प्लॉयज हैं तो कोई मसला नहीं, तो फिर खैर है, तो कोई मसला नहीं। कम से कम कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए? 10। कम से कम कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए? 10। 10 से ज्यादा हो सकते हैं, 10 से कम ना हो। जी जी जी, नहीं है फिर बेनिफिट अवेलेबल। अच्छा, अब पढ़ लें भाई, पॉइंट 1 पढ़ लें जल्दी से। टेन और मोर पर्सन, कम से कम कितने बंदे हों? 10 या उससे ज्यादा। और क्या वो ये यूज कर रहे हो? इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हो, और एनी अदर एनर्जी विच इज मैकेनिकली ट्रांसमिटेड। भाईजान ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हो, ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हो, जल्दी बोलें। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हो या ऐसी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हो जो मैकेनिकली ट्रांसमिट होती है। कौन कौन सी एनर्जीज मैकेनिकली ट्रांसमिट होती हैं? वो आपके साथ एक बच्चा बैठता था, वो इंजीनियरिंग कर रहा है अब, एफएससी है। कोई आपका दोस्त? आपके भी हैं, सबके होंगे दोस्त, मेरे भी हैं, मेरे 3 दोस्त हैं जो इंजीनियर बन चुके हैं। उनको आज हम फोन करेंगे, जाके उनको फोन करेंगे, माय डियर हाउ आर यू, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन,
विच एनर्जीज आर मैकेनिकली ट्रांसमिटेड, वो कहेगा मुझे भी नहीं अभी पता, फिर आपने फोन बंद कर देना है, फिर आपको भी नहीं पता, खैर है कोई मसला नहीं। तो कोई एनर्जीज होंगी दुनिया में जो कैसे ट्रांसफर होती हैं, मैकेनिकली। कोई एनर्जीज होंगी दुनिया में जो कैसे ट्रांसफर होती हैं, मैकेनिकली, वट एवर इट मे बी, हमें उससे क्या। तो बता दें ये कितने किस्म की एनर्जी यूज कर रहे हो आप, 2 किस्म की। नंबर 1 इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नंबर 2 ऐसी एनर्जी जो मैकेनिकली। लेकिन भाईजान आपने ह्यूमन एनर्जी यूज नहीं करनी। ह्यूमन एनर्जी का यह मतलब है कि आपने ऐसे गांव के अंदर जाके फैक्ट्री खोली जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ही नहीं और मैकेनिकली ट्रांसमिट होने वाली एनर्जी भी नहीं है। अब आप लोगों को हाथों से काम करो, हाथों से काम करो, ह्यूमन एनर्जी। तो लॉ मेकर कहते हैं नहीं, ह्यूमन एनर्जी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे। और अगर आप एनिमल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हो, वैसे हैं तो दोनों ही, सॉरी एनिमल नहीं है, अच्छा, और अगर आप एनिमल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हो तो भी हम आपको बेनिफिट नहीं। एनिमल एनर्जी इस्तेमाल होती है, आप जो है वो कुएं के गिर जो है वो गाय को जो है वो घुमा रहे होते हैं, गाय के आंखों पे पट्टी डाली होती है, गाय समझती है मैं मरी पहुंच गई और वो उधर ही घूम रही होती है। तो ये कौन सी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, एनिमल एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी इस्तेमाल करने की इजाजत है और कौन सी नहीं है, बोले 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 हाइब्रिड वाले जागे जागे जागे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ऐसी एनर्जी जो मैकेनिकली ट्रांसमिट होती है। और कौन सी एनर्जी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, ह्यूमन एनर्जी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है और एनिमल एनर्जी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर आप ज्यादा जिद करते हैं कि मेरे पास है ही सिर्फ ह्यूमन और एनिमल एनर्जी और हमारे इलाके में लाइट नहीं आती, तो लॉ मेकर कहता है कोई नहीं भाइयों, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को 20 कर लो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पर बढ़ा लो, कम से कम कितने बंदों को नौकरी दो, 20 से ज्यादा बंदों को अगर नौकरी दो और तुम ह्यूमन या एनिमल एनर्जी भी इस्तेमाल कर लो तो भी मेरी नजर में कोई मसला नहीं है। ओहो, 20 और मोर पर्संस एंड डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ बिजली, बिजली नहीं इस्तेमाल करे, आ ही नहीं रही, डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ बिजली और एनी अदर एनर्जी विच इज मैकेनिकली ट्रांसमिटेड एंड एज रशीद को जरा कौन ही मारे, शीद ये क्या है? नहीं भाईजान, रशीद को कौन ही नहीं मारने की जरूरत थी। मैथमेटिक्स का रूल है 2 नॉट मिलके पॉजिटिव हो जाते हैं। ये है 2 नॉट मिलके क्या हो जाते हैं। अब आपको ये अंग्रेजी समझ नहीं आ रही तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, क्योंकि हम उर्दू मीडियम के लोग हैं, तो इसलिए ये 2 नॉट मिलके पॉजिटिव हो जाते हैं। अब जरा बात मेरी गौर से समझनी है, और मैंने कोई गप नहीं मारी। असल में ये 2 नॉट मिलके ना इससे आगे वाले फिक्रे को पॉजिटिव सेंस देंगे और ये अकेला नॉट इस फिक्रे को नेगेटिव सेंस देगा। सादा सी बात की है, दोबारा सुन लें। ये 2 नॉट मिलके आगे वाले फिक्रे को पॉजिटिव सेंस दे देंगे और ये अकेला नॉट इतने फिक्रे को कौन सी सेंस दे देगा, नेगेटिव सेंस दे देगा। और इसको तो नेगेटिव सेंस आपको समझ आ भी रही थी। तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल नहीं करनी, कोई मसला नहीं, फिर आप कौन सी एनर्जी इस्तेमाल कर लें, ह्यूमन या एनिमल। लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने होने चाहिए फिर, 20 या उससे ज्यादा। अब मेरे एक सवाल का जवाब देने आपने सिर्फ घर में ना अकेले में बैठ के पॉइंट 1 याद करना है बस। पॉइंट 2 में आपने पता क्या करना है, 20 का लफ्ज डाल देना है 10 की जगह और एक नॉट डालना है, बाकी नॉट डाला डलाया नीचे। कुछ बच्चे कहते हैं ये अंग्रेजी मुश्किल है, नॉट और नॉट मिलके पता नहीं, तो ना याद करो, कोई मसला नहीं। पॉइंट 1 याद कर लो और 2 कैसे लिख देना, ये 2 सर्कल जो डाले हैं 10 की जगह 20 लिख देना और एक नॉट यहां पे डाल देना, बस। कॉन्सेप्चुअली आपको बात समझ आ गई है, कॉन्सेप्चुअली मुझे मसला नहीं। अंग्रेजी याद करने में जिनको मसला है वो इन 2 चीजों को सर्कल लगा लें, 20 को और नॉट को। ओके, अब मुझे ये बताएं, ये दोनों इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, बताएं जल्दी से, खुदा के लिए बता दें। कितने लोग कह रहे हैं पहली वाली इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, कितने लोग कह रहे हैं पहली वाली नहीं है, अच्छा, और कितने लोग कह रहे हैं दूसरी वाली है। अच्छा यार, ये पहली वाली भी है और दूसरी वाली भी है, वजह सुने क्यों यार, इधर लिखा हुआ है 10 और मोर, 10 to 20 नहीं लिखा हुआ,
10 और मोर का मतलब है चाहे 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे 13 हो, चाहे 14 हो, चाहे 20 हो, चाहे 21, 22, 23, बल्कि आप बिजली इस्तेमाल करें 100 बंदों को नौकरी पे दें, हुकूमत तो खुश होगी। तो 10 और मोर में ये कवर होगा और ये 20 और मोर में कवर होगा। हाँ, अगर मैं यहां पे ये अब मैं इन दोनों को टेक करूंगा, लेकिन अगर मैं यहां पे 7 कर दूं और यहां पे 17 कर दूं, दोनों नहीं है। इलेक्ट्रिकल वाला 10 और मोर होना चाहिए, नहीं है, और एनिमल वाला 20 और मोर होना चाहिए, नहीं है। लेकिन इस वक्त ये दोनों हैं। क्या है? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। नोट कर लें। तो 27 एम्प्लॉइज हैं, ये भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। एनिमल वाले के 27 एम्प्लॉइज हैं, ये भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। कर लें, कुछ नहीं होता। क्लियर? वली भाई, रिवीजन शुरू होने लगी है, अटेंटिव हो जाएं। बस अब मैं पढ़ाने लगा था तो दूसरी क्लास वालों ने और पढ़ाने नहीं दिया, तो ठीक है, कोई मसला नहीं। मुझे बस आप मैनेजेरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी, इन तीनों के अंदर मुझे फ़र्क बता दें, तो फिर मैं क्लोज़ करता हूँ और टैक्स क्रेडिट्स की रिवीजन शुरू करते हैं। इन तीनों में फ़र्क बता दें, मैनेजेरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी। एक कंपनी है, उसको मैनेजेरियल सर्विसेज कोई दे रहा है, क्या मतलब है? मैनेज कर रहे हैं मैनेजर, यानी कितने एम्प्लॉयज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होने चाहिए, कितने सेल्स में होने चाहिए, ये मैनेजर होता है। टेक्निकल लोग क्या करते हैं? टेक्निकल लोग ये वाली बातें नहीं बताते। टेक्निकल लोग मशीन सही कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ये टेक्निकल लोग होते हैं। और कंसल्टेंट कौन होते हैं? कंसल्टेंट जो मशवरे देने वाले, ये ज़्यादा ही लर्नेड और एक्सपर्ट लोग होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल मशवरे देते हैं, यहाँ दुकानें खोलो, यहाँ मार्केटिंग करो, ये करो, वो करो। मैनेजेरियल ज़रा नीचे की चीज़ है और कंसल्टेंसी उससे भी ऊपर की चीज़ है। तो भाई ये 2-3 लफ्ज़ हैं, चलें कल इंशाल्लाह इन पे बात करेंगे। ये डेफिनेशन अब दूसरी क्लास ने नहीं पढ़ने दी, इसलिए मैं आपको भी नहीं पढ़ाता। टैक्स रेट्स के चैप्टर में आ जाएंगे, रिवीजन शुरू करें। टेस्ट में टैक्स क्रेडिट ही आएगा। अच्छा, आप बहुत इंजॉय करेंगे अगर आपने थोड़ी सी टेंशन दे दी ना, तो आप बहुत इंजॉय करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके 2-3, एक छोटा सा पास पेपर भी करवाने हैं आपको, थ्योरी वाला याद करा दीजिएगा। सेक्शन 61, अगर आप इन लोगों को चैरिटी दें तो आपको पैसे देने पे या प्रॉपर्टी देने पे टैक्स माफ हो जाएगा। सेक्शन 62, अगर आप शेयर खरीदें या लाइफ इंश्योरेंस करवाएं तो आपको टैक्स माफ होगा। लेकिन तफसील में जाएं तो शेयर खरीदना भी था, सुकूक्स खरीदना भी था, और यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीदना भी था, और लाइफ इंश्योरेंस कराने पे भी टैक्स माफ हो रहा था। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस वाला टैक्स सिर्फ तब माफ हो रहा था जब आप बिजनेस या सैलरी इनकम कमा रहे हो, बाकी टैक्सेस वैसे ही माफ हो रहे थे। शेयर्स अगर आपने 2 साल में बेच दिए, सुकूक्स या यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड नहीं, शेयर्स, या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 2 साल में आपने कैंसिल करवा ली, तो जो टैक्स रेट अलाउ हुआ है वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। हेल्थ इंश्योरेंस पे भी आपको टैक्स माफ होगा। इसके बाद अगर आपने अपने लिए पेंशन रखवाई तो उस पेंशन पे भी आपको क्या होगा? टैक्स माफ। मिल नहीं रही, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, अपने लिए जमा करवा रहे हैं, इस पे भी आपको टैक्स माफ होगा। और इसके बाद ये डिडक्टेबल अलाउंस था, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, और ये भी डिडक्टेबल अलाउंस था, एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन, ये ज़कात की तरह माइनस होगा। ये वाहिद ऐसा था एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन जो 15 लाख से कम कमाने वालों को बेनिफिट अवेलेबल था। पिछले बेनिफिट सबको अवेलेबल है, लेकिन ये 15 लाख से कम कमाने वाले को बेनिफिट अवेलेबल है। इसके बाद था टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्संस, 3 लोगों को 3 शर्तें पूरी करने पे टैक्स माफ होगा। 3 लोगों को 3 शर्तें पूरी करने पे, कोई कोल माइनिंग कर ले या कोई सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से अपना स्टार्टअप अप्रूव करवा ले, इसको 2 साल से टैक्स माफ होगा।
और कोई बंदा सॉफ्टवेयर खुद एक्सपोर्ट कर रहा हो अपनी ही तरफ से और 80% पैसा पाकिस्तान में नॉर्मल बैंकिंग चैनल से ले आए, इन 3 लोगों को 3 शर्तें पूरी करने पर टैक्स माफ होगा। उसमें से पहली शर्त है ये इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कराएं, दूसरी शर्त है ये मंथली सेल्स टैक्स की रिटर्न जमा कराएं, और तीसरी शर्त है कि ये जो है विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट जमा करवाएं। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की अंडरस्टैंडिंग कल तक हमारे जहन में यह थी कि फैक्ट्री होती है, लेकिन आज हमें पता चला कम से कम 10 एम्प्लॉइज होने चाहिए अगर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, और बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे तो कम से कम 20। हमें कल बात नहीं पता थी, ये हमें आज पता चली। और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में ऑलमोस्ट वही वाली चीजें लिखी हुई हैं जो अभी हमने उधर भी पढ़ी हैं कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ये सेक्शन 65G में 2 लोग एलिजिबल पर्सन हैं। 2 लोग क्या हैं? एलिजिबल पर्सन। एलिजिबल पर्सन मींस जिनको अलाउ है कि टैक्स माफ होगा। एक ग्रीन फील्ड अंडरटेकिंग, अब मुश्किल सा लफ्ज़ है, आसान बात यह कि जो चीजें बना के बेच रहा हो या जहाज बना के बेच रहा हो, और दूसरी ऐसी अंडरटेकिंग जो सोलर एनर्जी के ऊपर काम कर रही है। ये चीजें ऑलमोस्ट आपको वही वाली हैं जो वहां मिली थी, मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग, लेकिन उधर कुछ चीजें ज्यादा थी, इधर चीजें कम हैं। उधर चीजें ज्यादा थी, इधर चीजें कम हैं। अच्छा, वजह क्या है, मकसद क्या है दोनों का? उधर चीजें ज्यादा थी, इधर होटल वगैरह का भी था, इधर होटल का नहीं है। उधर सड़कें बनाने का भी था चैप्टर 5 में, इधर सड़कें बनाने का जिक्र नहीं है। उधर टेलीकम्युनिकेशन का भी जिक्र था, इधर टेलीकम्युनिकेशन का जिक्र। तो पता चला इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ज्यादा ब्रॉड डेफिनेशन है, और उन सारी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को टैक्स माफ नहीं है। होटल्स को टैक्स माफ नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन वालों को टैक्स माफ नहीं है, रोड और ब्रिज बनाने वालों को टैक्स माफ नहीं है। टैक्स तो इन लोगों को माफ है, तो फिर उन लोगों को क्यों इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में डाला? इसलिए कि हो सकता है उन लोगों को आने वाले दिनों में मैं कहीं और किसी चैप्टर में पढ़ाऊं, कोई और बेनिफिट अवेलेबल हो। तो इसलिए इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में 6-7 लोग आते हैं, उनको क्या क्या बेनिफिट अवेलेबल है मैं अपने अधूरे नॉलेज के बुनियाद पर सिर्फ यह बता सकता हूं कि उनमें से इन लोगों को यह बेनिफिट अवेलेबल है। बाकी टेलीकम्युनिकेशन वालों को क्या बेनिफिट है, होटल्स वालों को क्या बेनिफिट है, वो कम से कम जितना सिलेबस अभी तक हमने पढ़ा है हमें मालूम नहीं है कि उनको क्या बेनिफिट्स अवेलेबल है। तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज अ वेरी ब्रॉड डेफिनेशन जिसमें 6-7 चीजें आती हैं। उनमें से 2-3 किस्म के लोगों को हमने इधर क्या माफ किया है? टैक्स माफ किया। और टैक्स प्लांट खरीद लें, मशीन खरीद लें, बिल्डिंग खरीद लें, सॉफ्टवेयर खरीद लें, उसकी कॉस्ट का 25% टैक्स आपको माफ होगा। अच्छा, इसके बाद टैक्स क्रेडिट फॉर पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन जब आप लगाएंगे, जितनी मशीनें लगाएंगे उन पे आपको टैक्स माफ होगा। और ये मशीन ऐसी मशीन होती है जिससे कैश की ट्रांजैक्शन हो रही हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हो रही हो। फुल टाइम टीचर अलाउंस दिखने में अलाउंस है, असल में ये टैक्स क्रेडिट है। ये वाहिद ऐसा टैक्स क्रेडिट है जिसमें चैप्टर 4 में 2 दफा जाना पड़ेगा, और किसी टैक्स क्रेडिट में आपने चैप्टर 4 में 2 दफा नहीं जाना। और उसके बाद फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, एंड दैट इज ऑल। अच्छा, एसएमई के अंदर एसएमई वाले टेबल 1-2 वाले रेट नहीं लगेंगे, उनके लिए ये नॉर्मल टैक्स रेजिम वाले रेट लगेंगे। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, एसएमई जो है उसका अगर टैक्स कम हुआ तो उसका ऑडिट होगा, और अगर उसका टैक्स डिवाइडेड बाय सेल की रेशियो ज्यादा हुई तो उसका ऑडिट नहीं होगा। वुमेन एंटरप्राइज चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे एओपी हो, चाहे कंपनी हो, इसको हर साल 25% टैक्स माफ होगा, लेकिन टैक्स टेबल 1 और 2 के मुताबिक निकलेगा। इनके लिए अलग रेट नहीं है, टैक्स टेबल 1 और 2 के मुताबिक निकलेगा। ओके, now I am asking you very important question, may you answer it. इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, ये तो प्रॉपर्टी के चैप्टर में हमने पढ़ा था, खर्चा है ये। इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन तो माय डियर प्रॉपर्टी के चैप्टर में हमने खर्चा पढ़ा था। टेस्ट की डिस्कशन अपलोड होगी भी है यूट्यूब के ऊपर, पोर्टल पे शायद मैं भूल गया था, आज कर दूं, वरना यूट्यूब पे देख लें। कौन सा चैप्टर में कह रहा था? प्रॉपर्टी किधर है? ये वाला, ये अदर सोर्स है, ये है प्रॉपर्टी। भाईजान प्रॉपर्टी में आपको पता है हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन माइनस करने की इजाजत है। ई, एफ और जी पॉइंट इकट्ठा, तीनों एक ही बहनें, ई, एफ और जी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन इधर माइनस करने की इजाजत है। और ये चैप्टर क्या कह रहा है कि भाईजान आप डिडक्शन माइनस ना करो, आप डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पर माइनस कर लो। ये टैक्स क्रेडिट्स का चैप्टर है। अब मेरा आपसे सवाल ये है, मैंने दूसरी क्लास वालों से भी पूछा था कि एक बंदा सैलरी कमा रहा है, बिजनेस भी कर रहा है,
ओ देखें इधर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। एक बंदा सैलरी कमा रहा है, बिजनेस इनकम भी कमा रहा है और प्रॉपर्टी इनकम भी कमा रहा है। प्रॉपर्टी इनकम में ग्रॉस रेंट माइनस रिपेयर अलाउंस माइनस इंश्योरेंस माइनस ग्राउंड रेंट माइनस इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन माइनस करके यहां फिगर आएगी, टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम में से आप डिडक्टेबल अलाउंसेस आपको बताएं माइनस करते हैं, ज़कात, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन अब और एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन यहां डिडक्शन के तौर पे माइनस करूं या यहां डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे माइनस करूं? इज इट अ डिडक्शन और इज इट ए डिडक्टेबल अलाउंस? उस पूरी क्लास में तकरीबन 70 बच्चे बैठे हुए थे, एक बच्चे ने जवाब दिया था सही, एक बच्चे ने। डिडक्शन भी है, अभी प्रॉपर्टी के चैप्टर में दिखा के हैं हम आपको, डिडक्शन भी है, दिखा के नहीं है प्रॉपर्टी के चैप्टर में। डिडक्शन क्यों नहीं बोल रहे आप? प्रॉपर्टी के चैप्टर में हाँ डिडक्शन अलाउड है। तो क्या करें फिर, यहां माइनस किया करें यहां माइनस किया करें? डिडक्शन और डिडक्टेबल अलाउंस में फर्क बता दें। डिडक्शन होती है जो टोटल इनकम से ऊपर ऊपर ही उस हेड में माइनस हो जाती है, जैसे कैपिटल गेन में कमीशन वगैरह माइनस हो जाए या बिजनेस में बिजनेस के खर्चे माइनस हो जाए, तो डिडक्शन होती है वो माइनस हो जाती है टोटल इनकम से ऊपर ऊपर। और डिडक्टेबल अलाउंस कहां माइनस होता है? और एक और मजे की बात सुने, डिडक्शन पूरी माइनस होती है और डिडक्टेबल अलाउंस हमने पढ़ा था लोअर ऑफ करके माइनस होगा। तो ये तो बहुत छोटा बेनिफिट है। बताएं जी, डिडक्शन के तौर पे आप लेंगे पेपर में, डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन को, दोनों दो बेनिफिट इकट्ठे नहीं मिल सकते। पागल हो गए आप लोग कि इधर भी लॉ मेकर माइनस करने दे इधर भी माइनस करने दे। कौन जवाब देगा, कौन जवाब देगा? नहीं नहीं, कोई हाइब्रिड क्लास में से जवाब दे दे, कोई कोई जवाब दे दे। क्या चीज, दोबारा बोलें। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब मोहतरम आपने गौर से सुनना है। ये मैंने आपके सामने डाटा लिखा है, अब शायद आप किसी नतीजे पे पहुंच जाएं। ये मैंने नीचे जो छुपाया हुआ है जानबूझ के छुपाया हुआ है। आप कितने लोगों को समझ आ गई, जरा हाथ खड़ा करके बता दें। समझ आ गया? कौन बंदा डिडक्शन के तौर पे माइनस करे, कौन डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे माइनस करे? कोई बंदा आपको मिला ए, वो बंदा आपको मिला ए, आपने कहा यार क्या कर रहे हो, कहते पागल हो गए, घर बना रहा हूं, नजर नहीं आ रहा। आपने कहा अच्छा अच्छा यार तो आराम से बता देते। तो कहते नजर नहीं आ रहा तो ये घर बना रहा हूं। ही ऑब्टेन्ड अ बैंक लोन, उसने बैंक से जाके क्या लिया और घर बनाया, और घर किस पे चढ़ा दिया? किराए पे चढ़ा दिया। क्या इसकी इनकम्स में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही होगी? अगला बंदा आपको थोड़े से 2 गली छोड़ के एक और मिला, आपने पूछा मिस्टर बी आप क्या कर रहे हो, उसने चपेड़ मारा, उसने कहा नजर नहीं आ रहा तो घर बना रहा हूं मैं। तो ही ऑब्टेन्ड अ बैंक लोन फॉर हाउस एंड ही इज लिविंग इन हाउस हिमसेल्फ, और घर में खुद रह रहे। अब क्या ये किराए पे दे रहे किसी को? तो क्या ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमा रहा होगा? बोले बोले बोले, नहीं कमा रहा होगा क्योंकि ये घर किराए पे नहीं दिया है किसी को। अब भाईजान ये बंदा क्या करेगा? ये तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अर्न कर रहा है ना, तो ये डिडक्शन के तौर पे माइनस करेगा। और ये बंदा नॉट अर्निंग इनकम फ्रॉम, तो ये किसके तौर पे माइनस करेगा? डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे। तो असूल बस सादा सा है, घर जो आपने बनाना है वो अगर किराए पे चढ़ाना है तो फिर मेरे ख्याल से बड़ा बेनिफिट लें। देख लें, एक सेकंड इधर देख लें। अगर घर किराए पे चढ़ा दिया है तो फिर प्रॉपर्टी इनकम आपके न्यूमेरिकल में आ रही होगी, फिर वहां माइनस कर दीजिएगा, फिर यहां माइनस ना कीजिएगा। और अगर घर किराए पे नहीं चढ़ाया, इसका मतलब है घर के लिए लोन तो लिया लेकिन किराए पे नहीं चढ़ाया, तो फिर क्या कर रहे हैं उसमें? वो वही कर रहे हैं जो पूरी दुनिया के लोग करते हैं, खुद रह रहे हैं। जब खुद रह रहे हैं घर में तो इनकम प्रॉपर्टी तो इसकी है नहीं। हाँ, कारोबार कोई करता होगा, सैलरी की नौकरी करते होगा, हम लोग सैलरी भी कमाते हैं और घर भी आपको पता है लोन लेके बनाते हैं। तो ऐसे बंदे के लिए फिर हम डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे माइनस कर देंगे। क्लियर? चलें नोट करो।
चलें पढ़ें जी। जो बंदा इनकम प्रॉपर्टी कमा ले वो पूरा माइनस कर ले, और जो बंदा इनकम प्रॉपर्टी ना कमाए वो डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करे। डिडक्टेबल अलाउंस पूरा माइनस नहीं होता, वो 3 में से लोअर फिगर माइनस होती है। चलें जी छुट्टी, ये सवाल कर दें मुझे। और 1 मिनट यार, क्वेश्चन 8 पढ़ें। अब आप सवाल पूछ लो। क्वेश्चन 8 इस चैप्टर के पास पेपर का, पेज 79। भाई ये जो ग्रीन फील्ड वाला है ना, ये आ सकते हैं इस बार पेपर में, इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। अच्छा हाँ बोलो। सर अगर 2 लोन उसने लिए तो सेम क्वेश्चन में मतलब एक रेट आउट करने वो फिर बता देगा जो जिसका हुआ। हाँ हाँ। क्वेश्चन 8 बता दें भाईजान, किस किस का टैक्स माफ होगा, किस किस चीज पे टैक्स माफ नहीं होगा। अशरफ जी, भाईजान टैक्स माफ होगा पहले पे जल्दी बताएं। होगा नहीं होगा? होगा टैक्स माफ, होगा टैक्स माफ। वो खुदा का खौफ करें, कोई होश के नाखुन लें। कहाँ से टैक्स माफ होगा? क्या बातें कर रहे हैं आप? किस पिंड से आए हैं आप? किस शहर के इलाके से आए हैं आप? कोई खुदा का खौफ करें, क्या बातें कर रहे हैं आप? आपको बात करते हुए यार ये कैश पेड विल ओनली क्वालिफाई फॉर टैक्स क्रेडिट इफ अमाउंट इज पेड बाय क्रॉस चेक। तो माना कि आप रिलीफ फंड गवर्नमेंट वाले को डोनेशन दे रहे हैं, लेकिन आपको पैसे किस फॉर्म में देने चाहिए थे, और ये पैसे किस फॉर्म में दिए जा रहे हैं? कैश के फॉर्म में। तो यहाँ टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट, जाती कार आपने किसी नॉन प्रॉफिट इदारे को डोनेशन पे दे दी है, और जिस वक्त ये गाड़ी थी 4 साल पहले आपने 8 लाख की ली थी, आज 6 लाख की है, तो कोई मसला नहीं, इस पर तो टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा। फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी गिवन पे टैक्स माफ होगा, और फेयर वैल्यू उस दिन की ली जाएगी जिस दिन गाड़ी आपने क्या की है, डोनेट की है। तो ये टैक्स माफ होगा बिल्कुल, इसका तो टिक करेंगे। और 6 लाख पे होगा या 8 लाख पे? सीज लोअर ऑफ में 6 लाख को एक्चुअल फेयर वैल्यू लेंगे उसकी। मेडिसिन आपने जाते जाते किसी ब्रेक मार के गाड़ी की प्राइवेट हॉस्पिटल को लाख रुपए की मेडिसिन दे दी। ये प्राइवेट हॉस्पिटल तो कहीं भी नहीं आया यार, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिखे हुए थे कहीं, कहाँ लिखा हुआ था ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट का? तो प्राइवेट हॉस्पिटल को डोनेशन देने पर टैक्स माफ नहीं होगा। आज ताक रहा थे 27वीं की। वैसे तो सारी ताक रातों में लैलतुल कदर की तलाश होनी चाहिए। असल में ये जो लैलतुल कदर की रात है, जब भी हो ताक रातों में या जब भी हो, तो इसमें अल्लाह की तरफ से बख्शिश का ऐलान किया जाता है, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जिनको इस रात में भी माफ़ नहीं किया जाता। इसमें हदीस में आता है एक शराब का आदी और एक ऐसा शख्स जो रिश्तेदारों से कता ताल्लुक़ करने वाला हो, रिश्ते तोड़ने वाला हो, और ऐसा शख्स जिसके दिल में कीना हो। तो सीना हमारा बेकीना होना चाहिए, यानी कीना लोगों के बारे में बुरा नहीं होना चाहिए कि सामने आएगा तो उसे बताऊंगा, एक दफ़ा आने तो दे ज़रा। और चौथा वो शख्स जो वालिदैन का नाफरमान हो। तो अगर किसी भी रिश्तेदार से आपने कोई दोस्ती यारी तोड़ी हुई है, या अब्बू ने चचा से कोई हल्की फुल्की कभी हो गई और फिर 2 साल से मिले नहीं, या अम्मी खाला से साल से मिली नहीं, तो आप आज जाके ना चुप ज़रा फ़ोन कर लें उनको कह दे भाईजान मैं तो चाहता हूँ मेरी बख्शिश हो जाए, तो मेरी तो आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। तो इसलिए कोशिश करके ना जो भी रिश्तेदार हैं उनको ज़रा राज़ी कर लें पहले, और फिर ही ईद का दिन खुशी का दिन होगा आपके लिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।